नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। अब देख लेते हैं अब तक की खबर। अडानी ग्रुप की एएमजी मीडिया नेटवर्क्स लिमिटेड कंपनी एनडीटीवी में हिस्सेदारी खरीदने जा रही है। अडानी एंटरप्राइजेज ने मंगलवार को कहा कि उसकी मीडिया यूनिट इनडायरेक्ट तरीके से एनडीटीवी में 29.18% हिस्सेदारी खरीदेगी। अडानी ग्रुप की ओर से जारी एक प्रेस रिलीज में बताया गया है कि विश्व प्रधान कॉमर्शियल प्राइवेट लिमिटेड यानी कि वीसीपीएल एएमजी मीडिया नेटवर्क लिमिटेड की सब्सिडरी कंपनी है। अब वीसीपीएल ने एनडीटीवी की प्रमोटर ग्रुप कंपनी आरआरपीआर होल्डिंग प्राइवेट लिमिटेड के 99.5% शेयर खरीदने की कवायद शुरू कर दी है, जिससे नियमों के मुताबिक एनडीटीवी में 26% की हिस्सेदारी का मौका बनेगा। बिल्किस बानो गैंगरेप और हत्या के दोषियों की रिहाई के बाद बिल्किस के पति याकूब रसूल का कहना है कि दोषियों की रिहाई ने जिंदगी को नर्क बना दिया है। टाइम्स ऑफ इंडिया से बात करते हुए रसूल ने कहा कि गैंगरेप के दोषियों की रिहाई ने उन्हें और परिवार को डरा दिया है। उन्होंने कहा कि रिहाई की वजह से 18 सालों की लड़ाई एक झटके में ही खत्म हो गई। उन्होंने कहा कि इनकी रिहाई से डर भर गया है। पहले ये पैरोल पर आते थे तब भी घर बदलना पड़ता था, लेकिन अब तो ये हमेशा के लिए छूट कर आ गए हैं। बिल्किस के पति ने कहा कि अब उनके और बच्चों की जिंदगी खतरे में है। बिल्किस बानो मामले में गुजरात सरकार द्वारा 11 दोषियों की रिहाई को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। वकील अपर्णा भट्ट ने आज सुबह भारत के मुख्य न्यायाधीश एन.वी. रमन्ना के समक्ष मामले का उल्लेख किया और कल मामले की तत्काल लिस्टिंग की मांग की, जिसके बाद सीजे एन.वी. रमन्ना इस मामले को देखने के लिए सहमत हो गए हैं। इस दौरान सीजे रमन्ना ने पूछा कि क्या उन्हें सुप्रीम कोर्ट के आदेश के आधार पर रिहा किया गया है, जिस पर वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने जवाब दिया कि सुप्रीम कोर्ट ने केवल मामले पर विचार करने का निर्देश दिया है। सिब्बल ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को इस पर विचार करने को कहा था। हम रिहाई को चुनौती दे रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के आदेश को नहीं। बता दें, दोषियों की समय से पहले रिहाई को चुनौती देने वाली याचिका भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी के सदस्य सुभाषनी अली, पत्रकार रेवती लॉल और प्रोफेसर रूपरेखा वर्मा ने दायर की है। इसके अलावा बाद में तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा ने भी दोषियों की रिहाई के खिलाफ जनहित याचिका दायर की है। मालूम हो कि 2002 के गुजरात दंगों के दौरान जब बिल्किस बानो के साथ सामूहिक बलात्कार किया गया था, तब वो 21 साल की थीं और 5 महीने की गर्भवती थीं। उनके परिवार के 7 सदस्यों की हत्या कर दी गई थी। इनमें उनकी 3 साल की बेटी भी शामिल थी। उसका सिर पत्थरों से कुचला गया था। 7 अन्य रिश्तेदारों को लापता घोषित कर दिया गया था। पैगंबर मोहम्मद साहब पर विवादित टिप्पणी करने वाले तेलंगाना के विधायक टी राजा सिंह को बीजेपी ने निलंबित कर दिया है। टी राजा सिंह को कारण बताओ नोटिस भी भेजा गया है और पार्टी ने उनसे 10 दिन के भीतर इसका जवाब देने के लिए कहा है कि आखिर क्यों ना उन्हें पार्टी से निष्कासित किया जाए। बीजेपी की केंद्रीय अनुशासन समिति की ओर से भेजे गए नोटिस में टी राजा सिंह से कहा गया है कि कई मामलों में उनके विचार पार्टी के लाइन के खिलाफ रहे हैं और यह पार्टी के संविधान का खुला उल्लंघन है। समिति के सचिव ओम पाठक ने कहा कि विधायक को पार्टी की जिम्मेदारियों से तत्काल प्रभाव से मुक्त किया जाता है। विधायक से कहा गया है कि वो 2 सितंबर तक अपना जवाब पार्टी तक पहुंचा दें। बता दें कि टी राजा सिंह की विवादित टिप्पणी के बाद हैदराबाद में कई जगहों पर मुस्लिम समुदाय के लोग सोमवार रात को सड़कों पर उतर आए थे। उन्होंने विधायक को तुरंत गिरफ्तार किए जाने की मांग की थी। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए विधायक के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी और मंगलवार को उन्हें गिरफ्तार भी कर लिया। अजान पर सुनाए गए एक महत्वपूर्ण फैसले में अदालत ने लाउड स्पीकर पर अजान देने से रोक लगाने को मना कर दिया है, यानी तय शर्तों के साथ लाउड स्पीकर पर अजान दी जा सकती है। कर्नाटक हाईकोर्ट ने कहा कि लाउड स्पीकर पर अजान देने से अन्य धर्मों के लोगों के मौलिक अधिकार का उल्लंघन नहीं होता है। हाईकोर्ट ने कहा यह तर्क कि अजान याचिकाकर्ता के साथ साथ अन्य धर्म के व्यक्तियों को दिए गए मौलिक अधिकार का उल्लंघन करता है, यह स्वीकार नहीं किया जा सकता। भारत के मुख्य न्यायाधीश एन.वी. रमन्ना ने कहा कि देश के कल्याण के लिए फ्रीबीज यानी रेबड़ी बांटने के मुद्दे पर बहस जरूरी है। सीजे रमन्ना ने कहा कि एक राजनेता द्वारा फ्रीबी के रूप में किए गए वादे और कल्याण योजना के बीच अंतर करने की जरूरत है। चुनाव के दौरान फ्रीबी कल्चर पर प्रतिबंध लगाने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए सीजेआई ने यह टिप्पणी की। मुख्य न्यायाधीश ने पूछा कि क्या केंद्र द्वारा फ्रीबी पर रोक लगाने वाला कानून न्यायिक जांच के लिए खुला होगा। उन्होंने कहा कि मान लीजिए कि केंद्र एक कानून बनाता है कि राज्य फ्रीबी नहीं दे सकते, तो क्या ऐसा कानून न्यायिक जांच के लिए खुला रहेगा। फ्रीबीज पर सुनवाई के दौरान अदालत ने तमिलनाडु के द्रविड़ मुनेत्र कड़गम यानी कि डीएमके पार्टी द्वारा किए गए कुछ बयानों पर विचार किया। बता दें, डीएमके ने सुप्रीम कोर्ट के समक्ष दायर एक याचिका में कहा कि हाशिए पर पड़े लोगों के उत्थान के लिए कल्याणकारी उपायों को फ्रीबीज यानी मुफ्त उपहार नहीं कहा जा सकता है। डीएमके ने यह भी कहा कि अदालत को इस बात की जांच करनी चाहिए कि क्या केंद्र सरकार द्वारा बड़े कॉरपोरेट घरानों को दी गई कर्जा माफी और टैक्स हॉलिडे भी फ्रीबीज होगी। वहीं डीएमके को लेकर सीजे रमन्ना ने डीएमके सांसद और वरिष्ठ अधिवक्ता पी विल्सन से कहा, मैं बहुत सी बातें कहना चाहता हूं, लेकिन मैं मुख्य न्यायाधीश के तौर पर आपकी पार्टी या मंत्री के बारे में बात नहीं करना चाहता हूं।
सीजेआई ने कहा, ये मत सोचिए कि आप ही केवल एक बुद्धिमान पार्टी हैं। जिस प्रकार से आप बयान दे रहे हैं, ये मत सोचिए कि हम उसको अनदेखा कर रहे हैं, हम अपनी आंखें बंद कर रहे हैं। इसके बाद याचिकाकर्ता की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता गोपाल शंकर नारायणन ने सीजेआई की टिप्पणी को पूरा करते हुए कहा, हाँ, हम सभी ने सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ टीवी पर तमिलनाडु के वित्त मंत्री द्वारा दिए गए बयानों को देखा है और वो सही नहीं है। बता दें, इससे पहले तमिलनाडु के वित्त मंत्री थियागराजन ने रेवड़ी संस्कृति पर अपने रुख को लेकर केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा था। बता दें, प्रधान न्यायाधीश एन.वी. रमन्ना, न्यायमूर्ति हिमा कोहली और न्यायमूर्ति सी.टी. रविकुमार की बेंच बीजेपी के पूर्व प्रवक्ता और वकील अश्विनी उपाध्याय द्वारा दायर एक जनहित याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें राजनीतिक दलों को चुनाव प्रचार के दौरान मुफ्त का वादा करने से रोकने के निर्देश देने की मांग की गई थी। इसी याचिका में आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, द्रमुक और वाईएसआरसीपी जैसे राजनीतिक दलों ने ये कहते हुए हस्तक्षेप किया है कि कमजोर वर्गों के उत्थान के लिए घोषित कल्याणकारी योजनाओं को फ्रीबीज के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए। महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे के गुटों के बीच चल रही सियासी खींचतान में सुप्रीम कोर्ट ने अहम फैसला लिया है। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को इस मामले को 5 जजों वाली संवैधानिक बेंच को भेज दिया है। सीजेआई एन.वी. रमन्ना, जस्टिस कृष्ण मुरारी, जस्टिस हिमा कोहली की बेंच ने इस मामले में आए तमाम सवालों और मुद्दों को देखते हुए इसे संवैधानिक बेंच के पास भेजने का फैसला किया। बता दें, सुप्रीम कोर्ट में एकनाथ शिंदे और उद्धव ठाकरे गुट की ओर से कई याचिकाएं दायर की गई हैं। इन याचिकाओं में बागी विधायकों पर अयोग्यता की कार्रवाई से लेकर स्पीकर के चुनाव, पार्टी व्हिप को मान्यता देना, शिंदे सरकार का फ्लोर टेस्ट और एकनाथ शिंदे गुट की ओर से शिवसेना के चुनाव चिन्ह पर किसका हक है व कुछ अन्य मामलों को उठाया गया है। वहीं आज सुनवाई के दौरान उद्धव गुट की ओर से पेश हुए सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने अदालत से अनुरोध किया कि चुनाव आयोग को एकनाथ शिंदे गुट के द्वारा शिवसेना पर किए गए दावे को लेकर कोई फैसला लेने से रोका जाए। इस पर चुनाव आयोग से कहा गया है कि वो अगली सुनवाई तक इस मामले में कोई कार्रवाई न करे। संवैधानिक बेंच इस मामले में 25 अगस्त को सुनवाई करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को एलोपैथी जैसे मॉडर्न मेडिसिन सिस्टम्स के खिलाफ बयान देने के लिए बाबा रामदेव की खिंचाई की। भारत के मुख्य न्यायाधीश की अगुवाई वाली बेंच ने इंडियन मेडिकल एसोसिएशन द्वारा दायर एक याचिका पर सुनवाई करते हुए मौखिक रूप से रामदेव की आलोचना की। याचिका में टीकाकरण अभियान, आधुनिक दवाओं के खिलाफ झूठा अभियान और नकारात्मक विज्ञापनों को रोकने की मांग की गई थी। इस पर सुनवाई के दौरान सीजेआई रमन्ना ने कहा कि बाबा रामदेव को क्या हुआ है, वो अपनी प्रणाली को लोकप्रिय बना सकते हैं, लेकिन उन्हें अन्य प्रणालियों की आलोचना क्यों करनी चाहिए। हम सभी उनका सम्मान करते हैं, उन्होंने योग को लोकप्रिय बनाया, लेकिन उन्हें अन्य प्रणालियों की आलोचना नहीं करनी चाहिए। क्या गारंटी है कि उनकी प्रणाली काम करेगी? वो डॉक्टर सिस्टम को नकार नहीं सकते हैं। उन्हें अन्य प्रणालियों को गाली यानी कि अपशब्द कहने में संयम बरतना चाहिए। इसके साथ ही बेंच ने केंद्र सरकार, केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड्स काउंसिल ऑफ इंडिया, सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी ऑफ इंडिया और पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड को नोटिस जारी किया है। कांग्रेस पार्टी ने मंगलवार को केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत पर हिंदू धर्म ग्रंथ भगवत गीता के साथ मोदी एट 20 किताब की तुलना करने के लिए हमला बोला है। राजस्थान कांग्रेस के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने ट्वीट कर कहा कि सत्ता के लालच में शर्म बेचने वालों, सनातन संस्कृति के पवित्र ग्रंथ श्रीमद् भागवत गीता का अपमान करके धर्म के मार्ग को कलुषित मत करो। चापलूसी की पराकाष्ठा को भी पार कर दिया इन्होंने तो। हे कृष्ण, इन्हें सद्बुद्धि दो। बता दें, राज्य के झुंझुनू में सोमवार को मोदी एट 20 किताब पर एक कार्यक्रम में बोलते हुए शेखावत ने कहा था कि मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि आने वाली पीढ़ियों के लिए मोदी एट 20 किताब का महत्व श्रीमद् भगवत गीता के बराबर ही होगा। मंगलवार को दिल्ली में आम आदमी पार्टी और बीजेपी के तमाम बड़े नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर एक दूसरे पर जोरदार हमला बोला। आम आदमी पार्टी विधायक सौरभ भारद्वाज ने कहा कि 2014 में आम आदमी पार्टी ने पहली बार बीजेपी के ऑपरेशन लोटस का पर्दाफाश किया था और अब 2022 में फिर से हम इस ऑपरेशन लोटस को फेल करेंगे। सौरभ भारद्वाज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक पुराने वीडियो को दिखाया जिसमें स्टिंग ऑपरेशन के जरिए बताया गया था कि किस तरह बीजेपी ने साल 2014 में आम आदमी पार्टी को तोड़ने की कोशिश की थी। सौरभ भारद्वाज ने कहा कि इस बार भी बीजेपी का ऐसा पर्दाफाश किया जाएगा कि वो किसी भी राज्य की सरकार को तोड़ने की कोशिश दोबारा नहीं करेगी। राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने भी बीजेपी पर हमला बोला और कहा कि डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने ऑपरेशन लोटस को ऑपरेशन बोगस बना दिया है। संजय सिंह ने कहा कि सीबीआई ईडी की कोशिश दबाव बनाकर दिल्ली सरकार को गिराने की थी, जिसे आम आदमी पार्टी ने फेल कर दिया। उन्होंने सवाल उठाया कि क्या ईडी और सीबीआई सरकार गिराने के लिए ही रह गई हैं। आम आदमी पार्टी के जोरदार हमलों का जवाब देने के लिए मैदान में उतरे राष्ट्रीय प्रवक्ता और सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की बातों की कोई विश्वसनीयता नहीं है।
उन्होंने कहा कि केजरीवाल ने कहा था कि वो राजनीति में कभी नहीं आएंगे, वो बंगला नहीं लेंगे, कांग्रेस का समर्थन नहीं लेंगे, सुरक्षा नहीं लेंगे, लेकिन बाद में वो अपनी सभी बातों से पलट गए। दिल्ली बीजेपी के सांसद प्रवेश वर्मा ने कहा कि हर बात पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और दिल्ली की नई शराब नीति पर आखिर कुछ क्यों नहीं बोल रहे हैं और सवालों का जवाब देने से क्यों भाग रहे हैं। उन्होंने कहा कि मनीष सिसोदिया इस बात का जवाब नहीं दे पा रहे हैं कि शराब माफियाओं का कमीशन 2% से बढ़ाकर 12% क्यों कर दिया गया। वर्मा ने कहा कि नई आबकारी नीति से दिल्ली सरकार को एक्साइज ड्यूटी में 3000 करोड़ और रेवेन्यू में 3500 करोड़ का नुकसान हुआ। उन्होंने पूछा कि नुकसान क्यों हुआ और वो धन कहां गया। कट्टर ईमानदारी का चोला ओढ़ने वाले केजरीवाल इसका जवाब दें। बिहार के आईटी मंत्री मोहम्मद इस्राइल मंसूरी के गया के विष्णुपद मंदिर में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ जाने पर बीजेपी ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। भाजपा विधायक हरिभूषण ठाकुर ने कहा कि नीतीश कुमार को भलीभांति पता था कि मंदिर के अंदर गैर हिंदुओं के प्रवेश की अनुमति नहीं है, इसके बावजूद भी वो मंत्री को साथ लेकर गए, इसलिए उनको माफ़ी मांगनी चाहिए। उन्होंने कहा कि मंदिर में साफ लिखा है कि गैर हिंदुओं का प्रवेश प्रतिबंधित है, फिर भी सीएम अल्पसंख्यक मंत्री को अपने साथ ले गए। सीएम को पहले माफ़ी मांगनी चाहिए और मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। इस बीच मंत्री मंसूरी ने कहा कि मंदिर में प्रवेश कर वो सम्मानित महसूस कर रहे हैं। इस मामले में मंदिर प्रबंधन समिति के सचिव गजधर लाल पाठक ने कहा, हालांकि गैर हिंदुओं के प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया गया है, लेकिन मुझे नहीं पता कि इस स्थिति पर कैसे प्रतिक्रिया दूं। बता दें, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मंत्री मंसूरी के साथ विष्णुपद मंदिर का दौरा किया था, इसके बाद ही विवाद हुआ है। बिहार के आईटी मंत्री इस्राइल मंसूरी के मंदिर में प्रवेश को लेकर मचे बवाल को लेकर आरजेडी के राज्यसभा सांसद मनोज झा ने प्रतिक्रिया दी है। मनोज झा ने न्यूज एजेंसी एनआई से बातचीत में कहा कि हिंदू धर्म एक महासागर है और बीजेपी के लोग इस धर्म को हिंदुत्व के नाम पर तालाब में तब्दील कर रहे हैं। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रह सकते हैं आप सत्य हिंदी.com।